दादा ने एक चित्र निकाला है जिस पर महाराज जी के चरण हैं, संभवतः यही चित्र होगा। और इस चित्र को चित्रांकित किया है यानी फ़ोटो खींची है महाराज जी के एक विदेशी अनन्य भक्त बलराम ने। दादा ने विभूति को बुलाया। विभूति दादा के बहन का पुत्र है यानी भांजा है। विभूति से कहा जाओ इसको फ्रेम करा के लाओ। कभी उससे राम लिखने लगे, कभी उनके चरण बनाने लगे, और जिसके लिए फूलों की आवश्यकता ज़्यादा हुई तो विभूत आवाज़ लगाते थे, क्योंकि दादा तो पुष्प सेवा में लगे हुए हैं। बोड़ो मामा चाहो गेवा छे। और कभी पूछते कितने राम बने हैं, क्यों भाई ये बड़ा वाला राम अच्छा लग रहा है कि ये छोटा वाला राम अच्छा लग रहा है। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आजकल आप सुन रहे हैं पूज्य कमला मुखर्जी दीदी के संस्मरण। 14 सितंबर 1973 की शाम, वक्त है 14 सितंबर 1973 इवनिंग, और दीदी ने लिखा है महाराज जी के भस्म प्रवाहित करने के लिए संगम नगरी यानी प्रयागराज में संगम तट पर सब लोग गए थे। वहाँ से वापस हुए, सबने प्रसाद लिया चर्च लैन में और चले गए। हमने एपिसोड में आपको सब बताया था। आज दादा ने एक चित्र निकाला है जिस पर महाराज जी के चरण हैं, संभवतः यही चित्र होगा। और इस चित्र को चित्रांकित किया है यानी फ़ोटो खींची है महाराज जी के एक विदेशी अनन्य भक्त बलराम ने। बलराम ने बहुत फ़ोटो खींची है। महाराज जी के नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए बड़े चित्र खींचे हैं। अब कुछ में नाम लिखा है और कुछ में नहीं लिखा है। ये जो आलेख भेज दिया उन्होंने, आलेख में इसलिए कहता हूँ कि हर चित्र एक कहानी कहता है। तो दादा के पास बलराम के द्वारा खिंची हुई महाराज जी के चरणों की एक तस्वीर है। दादा चाहते हैं कि इसको आज ही फ्रेम लगवा दिया जाए इसमें और इसे स्थापित कर दें। लेकिन उस दिन बाज़ार बंद है, ब्लैकआउट है ना। और फ्रेम के लिए अब किससे कहें, कहाँ क्या हो, संध्या हो चुकी है। लेकिन दादा ने विभूति को बुलाया। विभूति दादा के बहन का पुत्र है यानी भांजा है। विभूति से कहा जाओ इसको फ्रेम करा के लाओ। विभूति मार्केट में जाते हैं। थोड़ा सा कष्ट जरूर हुआ होगा जब मार्केट बंद है, लेकिन उन्हें एक दुकान खुली मिल जाती है और वहाँ से वो सुंदर फ्रेम में महाराज जी के चरणों का चित्र लेकर आ जाते हैं। दादा उसे दक्षिण मुख है वो लिखा है दीदी ने, और उस तरफ चरण स्थापित कर देते हैं, इन तस्वीर रख देते हैं। वो तस्वीर साक्षी है प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मुखर्जी यानी दादा की पुष्प साधना की। उसी तस्वीर के सामने जो दादा ने पुष्प साधना की, मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि घंटों घंटे वो तपस्या कीते थे। बहुत समय तक वो तपस्या करते थे, वो तस्वीर बनाते थे। और कैसे शुरू हुई, शुरुआत जब उस तस्वीर के सामने थोड़े पुष्प चढ़ाए, प्रणाम किया, अपना जो राम राम करना था, जो अपना मंत्र करना था वो कर लिया और चले गए। कुछ पुष्पों से जो साधना शुरू हुई थी, धीमे धीमे दादा के पुष्प बढ़ते गए उसमें। और जिस तन्मयता और तत्परता से दिन प्रतिदिन फूल बढ़ रहे थे, ये जो पुष्प सज्जा हुई है, पुष्प तपस्या हुई है दादा की, वो धीमे धीमे शुरू हुई है।
फूल अब थोड़े से आते हैं तो थोड़े में चढ़ाते हैं, है ना। फिर वो धीमे धीमे उसमें डिजाइन बनाने लगे, है ना। कभी उससे राम लिखने लगे, कभी उनके चरण बनाने लगे, और जिसके लिए फूलों की आवश्यकता ज़्यादा हुई। और ज़्यादा फूल फिर कौन लाता था भाई? दूध वाले थे, दूध लाते थे कुटिल जी। तो कुटिल और घर के सेवक थे उमेश, ये दोनों लोग दादा के लिए पुष्पों को एकत्र करने लगे, और जिस तरह से और आपूर्ति उनकी मांग हुई उसी तरह से फूल बढ़ाने लगे। अब होता क्या था कि प्रातः बेला में दादा उठे, दीदी उनसे पहले उठती थी। हमने आपको बताया था कि सब साफ सफाई करके उनको 9:30 बजे विद्यालय जाना होता था। दादा आपने उठे, चाय पी, फिर उन्होंने अपना पुष्प शुरू कर दीजिए। किसी को नुका रहे हैं, फूल कर रहे हैं, किसी कटिंग कर रहे हैं, वो अपने फूल में लग जाते थे। और इधर माँ यानी दादा की माँ, नाम मैं आपको बता देता हूँ, पूज्य श्रीमती प्रभा मुखर्जी, सुबह रसोई में लग गई। वो सुबह भोजन प्रसाद तैयार करती थी। मौसी माँ तरकारी काटने लगी, तरकारी है ना, सब्जी काटने लगी। तो वो इस तरह से वहाँ वो खाना शुरू हो गया, भोजन प्रसाद उधर शुरू हो रहा है, इधर दादा पुष्प साधना में लगे हैं, कटाई छटाई कर रहे हैं, सब हो रहा है। अब ये घर का एक चित्रांकन है, जिस तरह से घर जो चल रहा है। और दीदी आती हैं, प्रसाद पाती हैं, भोजन प्रसाद, और 9:30 पर यानी 9:30 बजे वो घर से निकलने से पहले महाराज जी के तख्त पर, अब पहले तो इजाज़त लेती थी, मैंने बताया था एक संस्मरण में, अब वो दीदी तख्त पर आती हैं, प्रणाम करती हैं, और इसके बाद वो निकलती हैं। प्रणाम करते समय उन्हें दादा की पुष्प सज्जा में कहीं राम, कहीं उनके चरण चिन्ह, कोई न कोई ऐसी चीज़ मिलती है, वो बनाते हैं, और वो लगे हुए हैं तन्मयता से उसमें, और वो प्रणाम करके चली जाती हैं। इसी बीच जब वो जाने से पहले जो 9:30 बजे का टाइम होता है दीदी के विद्यालय के लिए निकलने के लिए, तो एक चीज़ और होती है। माँ रसोई में होती हैं, मौसी माँ वहीं बैठे तरकारी की करती हैं, और इसी बीच दादा सब लोग मिलके एक चाय पीते हैं। यानी दीदी को जाना है उससे पहले एक सब लोग मिलके चाय पीते हैं। वैसे तो जो उठा है, जैसे कमला दीदी उठी, उन्हें चाय बनाई और पी ली, है ना। और फिर एक चाय होती थी सबके लिए, सब बैठ के चाय पीते थे। और जो चाय पीते थे तो विभूत आवाज़ लगाते थे, क्योंकि दादा तो पुष्प सेवा में लगे हुए हैं। बड़ो मामा चाहो गेवा छे, हो सकता है कि उच्चारण में कुछ त्रुटि हो, कि ये बंगाली है और ये बंगाली लिखी हुई भाषा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बड़ो मामा मतलब हम समझ में आ रहे, क्योंकि ये बड़े मामा थे सुधीर मुखर्जी, सुबोध मुखर्जी छोटे मामा थे, तो वो बड़े मामा को आवाज़ लगाते बड़ो मामा, है ना। मामा चाह होए, यानी मामा जी चाय हो गई है, जल्दी से आके पियो। और ये दूसरी चाय सभी लोग मिलके पीते थे। देखो एक बात और बता दें, कई घरों में ये चलन है और बहुत अच्छा चलन है। कई घरों में ये चलन है कि शाम को सब लोग भोजन करते, ये बीच बीच में बात आ जाती है तो मैं बताता हूँ, अपनी बात भी रख देता हूँ। तो कुछ लोग सुबह जैसे चाय पीते हैं तो सब लोग चाय एक साथ चाय नाश्ता करते हैं, कोई दोपहर का खाना सब लोग करते हैं। ये होना चाहिए परिवार में। हाँ ठीक है, आपको जल्दी है, आप एक बार चले गए, या शाम का खाना भी सब लोग बैठ के एक साथ खाते हैं। और बहुत लब्ध प्रतिष्ठित परिवारों में भी मैंने देखा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं, वो अब मैं किसी परिवार का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, उनमें भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि भाई और सब काम चलो ठीक है, सुबह तुम्हें जल्दी निकलना, दोपहर में हमें काम है, लेकिन सांध्य बेला का यानी रात का खाना सभी एक साथ खाते हैं। तो भोजन प्रसाद की व्यवस्था, चाहे चाय नाश्ता की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, एक बार अगर परिवार के साथ आप रह रहे हैं तो ज़रूर एक साथ करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है कि जो दूसरी चाय बनती है वो सब लोग एक साथ पीते हैं। लेकिन चाय जब ये दूसरी चाय का जब समय होता है तो दीदी लिखती हैं कि प्रोफेसर साहब बड़े भन्नाए हुए होते हैं थोड़े से,
समझ रहे हो ना भन्नाए हुए, तो थोड़े से भन्नाए हुए होते हैं और ये सोचते हैं कि अरे यार कहाँ पुष्प सज्जा कर रहे थे, अब ये चाय तो पीनी है। तो वो जल्दी जितनी जल्दी हो सकती थी आप चाय पीते थे और फिर पुनः उसी कक्ष में आके प्रणाम करके और अपना फूल सज्जा शुरू कर लेते थे। दीदी कहती हैं कि 9:45 और 9:30 के बीच में जब वो निकलती थी वहाँ से, तो दादा अपने झुक के पुष्प सज्जा कर रहे हैं। एक चित्र आप देख लीजिए, उसमें दादा पुष्प सज्जा कर रहे हैं और कमला दीदी वहाँ उसने लिखा है कि प्रणाम करके वो विद्यालय जाने वाली हैं। तो वो प्रणाम करके जब निकलती हैं वो झुके हुए हैं, तो कभी कभी उस जो पुष्प सज्जा हो रही है तो कहीं कहीं राम लिखा है तो मुँह से राम निकल जाता है ना, कहीं राम राम लिख देते हैं छोटा सा। वो महाराज जी के फिर चरण चिन्ह बनाने लगे, कभी बड़े चिन्ह बनाते हैं, फिर वो धीमे धीमे जिस तरह से वो इतनी अच्छी पुष्प सज्जा करते हैं महाराज जी के लिए। आपको बता दूं कि लगभग 3,500 चित्र पुष्प सज्जा के दीदी ने बनाए हैं और उससे ज़्यादा बनाए होंगे। उस समय तक 3,500 बन चुके हैं। ये जो पुष्प सज्जा शुरू हुई थी वो भी 6 अक्टूबर 1973 से शुरू हुई थी। सितंबर में गए महाराज जी और 6 अक्टूबर से ये पुष्प सज्जा दादा करने लगे। और दीदी जब विद्यालय से आती थी तो जो पुष्प सज्जा होती थी वो बैठ जाती थी कलर और वो लगे और बिल्कुल वही चित्र बनाती थी। दादा की तो जो फूल सज्जा हुई, पुष्प सज्जा हुई, वो दूसरे दिन समाप्त, लेकिन कालजयी बना दिया दीदी ने उन चित्रों को। कुछ चित्र मैं आपको दिखा भी रहा हूँ जो उन्होंने महाराज जी की सामने जो पुष्प सज्जा की थी, उस पुष्प सज्जा को कमला दीदी ने अपने चित्रों में किया और वो चित्र अब हमें भी देखने को मिले हैं, मूल रूप से देखने को मिले हैं जब मैं फोर्ट चर्च लेन गया था, और उनमें से कुछ चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत अच्छी तरह ये पुष्प सज्जा की दादा ने, और मेरे संज्ञान में एकमात्र दादा ही ऐसे भक्त हैं महाराज जी के जिसने पुष्प सज्जा से महाराज जी की अनूठी तपस्या की। महाराज जी के लिए ऐसी तपस्या मुझे नहीं मालूम किसी दूसरे ने की हो, घंटों बना के, और उसी तरह से दीदी ने उनकी सेवा की। दादा जब बना लेते थे जब एकदम, तो बड़ा गदगद हो जाते थे। आप देखेंगे चित्र में कहीं राम लिखा है ना, और कभी कभी ऐसा गुप्त राम लिखते थे कि रा कहीं बना देते थे, माँ कहीं बनाते थे, और फिर दीदी से पूछते थे कहो भाई राम कहाँ लिखा है। तो जब दीदी देखती थी और लोग भी देखते थे, बताते ये रा लिखा है, ये नाम माँ लिखा है। जब ढूंढ नहीं पाते थे तो दादा बताते थे कि देखिए ये रा लिखा है, ये माँ लिखा है, इस तरह से राम राम ये लिखा है, ये बीच में थोड़ा राम राम लिखा है। इस तरह की जो पुष्प सज्जा के बारे में जब दादा बात करते थे, दीदी बताती हैं। देखिए बताने का मतलब आप यही समझिए कि वो लिखती हैं, ठीक है ना। दीदी बताती हैं, दीदी लिखती हैं कि दादा बिल्कुल अबोध बालक की तरह, अबोध बालक, कुछ नहीं जानते हैं, केवल अपनी वही बात करते हैं, अबोध बालक की तरह बातचीत करते हैं। और कभी पूछते कितने राम बने हैं, क्यों भाई ये बड़ा वाला राम अच्छा लग रहा है कि ये छोटा वाला राम अच्छा लग रहा है, रा एक तरफ बला है कहीं। तो ये सब चीज़ जो है वो जब बात करते हैं तो उनकी प्रसन्नता, उनकी जो घंटों की तपस्या पुष्प बनाने में लगी है, जो सजाने में लगी है, वो थकान उनके चेहरे से दूर होती थी। दादा की बड़ी ये तस्वीरें दीदी ने बनाई। और एक बात और उन्होंने लिखी है कि पुष्प सज्जा की, और कभी कभी ऐसा चिन्ह आता था जैसे महाराज जी ने हथेली रखती है, जैसे पुष्प हो और अगर उस पर कोई ऐसे बहुत दबा के रख दे तो वो हथेली के चिन्ह आते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि इस पर कोई चला है ना। और मुझे एक बात याद आ रही है, शायद मैंने आपको बताई हो ना बताई हो, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि प्रेम शंकर गुप्ता उस समय हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के एडवोकेट थे।
है ना, गवर्नमेंट काउंसिल, और महाराज जी के भक्तों में रहे हैं। तो उस समय जब उन्होंने जो प्रसंग लिखा है तो वो वहाँ आते जाते थे, सपत्नीक माँ भी आती थी। तो एक दिन प्रेम शंकर गुप्ता की माँ ने जो उनके चरण चिन्ह देखे पुष्प सज्जा पर, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो बंसी वाले जब बंसी बजाते हैं, कन्हैया बजाते हैं बंसी, तब वो उनके चिन्ह बनते हैं ऐसे। अपने सोचने की बात है, अपनी भक्ति के तार हैं, जहाँ जिसके लगते हैं वो वैसे सोचता है। तो ये अंक पुष्प तपस्या को मैं समर्पित करता हूँ, पूज्य दादा को समर्पित करता हूँ। हालांकि उन्हीं की बातें हैं और दीदी ने लिखी है। ये पुष्प सज्जा की जो गाथाएं हैं मैं आपको एक बार पुनः इनको दिखाऊंगा। और इस अंक में बता दूं, जो गवर्नमेंट काउंसिल प्रेम शंकर गुप्त जी की बात होती है, वो बाद में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बने। और इटावा के यहीं पास में, इस तरह से ऐसे कर रहा हूँ कि बेवर से शूट कर रहा हूँ, 50-60 किलोमीटर इटावा है, और उसी जनपद के वो निवासी रहे। चल पड़े, दीदी के ऐसे ही एक संस्मरण के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए राम राम।